पहले तो सर ये जरा बताइएगा कि जो ईरान के वजीर दाखिला आए हैं, आज उनकी मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल साहब से भी, दीगर क़यादत से भी वो मुलाकातें कर रहे हैं, तो लगता है ऐसे है कि वो जो सालसी का राउंड 2 है वो शुरू हो गया है और वो थोड़ी सी तेजी पकड़ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं चीजों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ये जो सालसी का सिलसिला है, कम से कम पाकिस्तान की तरफ से ये रुका नहीं था जी। फर्क ये है कि इस वक्त एस्केलेशन लीड में आई और डिप्लोमेसी बैक सीट पे चली गई। दोनों साइड्स को मालूम है कि ये जो मिलिट्री, आपको थोड़ी सी मिलिट्री की एप्लीकेशन जो है, ये मिलिट्री लेवरेज तो थोड़ी देर के लिए आपको दे सकती है, एडवांटेज दे सकती है, बट आपको मुकम्मल पीस या मुकम्मल विक्ट्री नहीं दे सकती। वो आपने कार्व करनी है डिप्लोमेसी से, पॉलिटिकल एंड स्टेट से। इस वक्त चूंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इस पे हम आगे चल के बात कर सकते हैं। तो ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम पे है। देयर इज अ हमिंग एक हो रही है बातचीत की 10 दिनों की सीज फायर की। आई डोंट नो कि अब ईरान से वो क्या मैसेज लेके आया है। आई एम श्योर ये जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो ऑफर्स दोनों साइड से की गई हैं, एक तो ईरान ने भी उसको माना है कि जी हमें बिल्कुल बताया गया सालसों की तरफ से कि 10 दिन का एक सीज फायर का है, और अमेरिका भी इस चीज को मान रहा है कि देर आर 10 डेज का एक रिक्वेस्ट की जा रही है। बेसिकली तो जो सालिस है, जो भी पाकिस्तान और कतर बोथ, दे वांट के एक एक एस्केलेशंस रोकी जाए, ताकि उसी के अंदर कोई इंटरम मेयर्स के तौर पे कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स ली जा सके। पहले भी आपने हुर्मुज़ के ऊपर भी शिक 4-5 और फिर उसमें शामिल थी, लेकिन वायलेशन हुई। उसकी मेन वजह ये हुई कि जो मैकेनिज्म था जी, बीच में हॉटलाइन एस्टेब्लिश होनी थी, वो मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो सकी, और नीयत के भी शक था। और इसी तरीके से जो लेबनान का इशू है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू, उसके ऊपर जो डीप कन्फ्लिक्शन सेल बनना था वो सही अच्छे तरीके से नहीं बन सका। तो दोनों साइड्स अभी हार्ड लाइनर्स की गुलाम हुई हुई है, मैं कहूंगा ताबे हुई हुई हैं। देयर स्कम टू देयर प्रेशर्स। और अब फिर मिलिट्री एस्केलेशन 10 दिनों में देखें ना, अभी अमेरिका ने भी एप्लीकेशन कर ली, ईरान ने भी रिस्पॉन्स जनरेट कर दिए। क्या तब्दीली आई है जो पहले पोजीशन थी उसमें और आज में? सिर्फ सिवाय इसके कि अमेरिका में कुछ बॉडीज चली गई हैं, उधर प्रेशर और बढ़ गया है जो एस्केलेशन की तरफ ले जाएगा, और यहाँ पे रीजनल वॉर फैलती चली जा रही है। अब सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व हो पर भी गया। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, लेकिन अगर मैं ब्रीफली आपसे पूछना चाहता हूं, करंट जो सिचुएशन है उसमें लगता यह है कि सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा इस सारे सिलसिले में एक फरीक है या कैरेक्टर है जिसके ऊपर दोनों साइड्स का अभी तक एतमाद है, क्योंकि कतर के एक टैंकर को हिट किया गया, वहां पे भी तलखी आई, लेकिन पाकिस्तान में ईरानी क़यादत भी आ रही है, अमेरिकन भी पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो ये अज्यूम करना राइट होगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जिस तरह पहले किरदार था, अभी भी दोनों साइड्स की का जो कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तान इंजॉय करता है? बियॉन्ड एनी डाउट, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये कोई आम छोटे दो ममालिक तो है नहीं रीजन के या किसी अफ्रीका के, और दो ग्रुप्स का भी लड़ाई नहीं है। दिस इज ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अगर वो पाकिस्तान को मेंटेन कर रहे हैं और रखना चाह रहे हैं अपने साथ एज एन एग्जिट कार्ड फॉर देयर ऑफ रैम्प, तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसपेरेंसी है पाकिस्तान के प्रोसेस की, जो न्यूट्रलिटी है पाकिस्तान के प्रोसेस की, और जो नीयत है, द विल टू गेट दिस इशू रिजॉल्व और एक मेडिएट करके एक नतीजे पर पहुंचा जाए, उसमें दोनों का स्ट्रांग बिलीफ है। और उसकी न सिर्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं बल्कि बार बार उसका इकरार कर रहे हैं। अभी मोमनी साहब की स्टेटमेंट्स भी आप सुन लें, और अमेरिका से तो हमेशा स्टेटमेंट्स आ रही हैं, खासतौर पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो है वो बार बार इस चीज को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान हैज बीन एन ऑनेस्ट ब्रोकर। ठीक है। अच्छा सर, अगर अब जंग की तरफ आ जाएं, बीच में अब हूतीज का जिक्र भी आ रहा है कि उनके जरिए भी वहां पे कुछ ना कुछ हो सकता है, बाबुल मंदम को बंद करने की बात हो रही है, सऊदी अरब कह रहा है कि आगे से रिस्पांस दिया जाएगा। तो मिलिटरीली जब आप एज ए सोल्जर इस सारी चीज को देखते हैं, तो अगर वहां पे खुदा ना खास्ता सिलसिला आगे बढ़ता है तो ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है ये ज्यादा पेचीदा हो जाएगा? देखिए, अभी तक तो कंट्रोल है, एस्केलेशन भी कंट्रोल की जा सकती है, दोनों साइडों ने कंट्रोल मेंटेन किए हुए। लेकिन जब हुतीज की तरफ जाएगा और अरब सऊदी अरेबिया थ्रेटन होगा, रेड सी से थ्रेटन होगा, तो यूरोप से लेके एशिया तक की तमाम जो पार्टीज हैं या मुल्क हैं या जो बिजनेसेस हैं, दे ऑल विल बिकम अ पार्टनर, एक स्टेक होल्डर बन जाएंगे जी। और ये डिस्ट्रप्शन जो है ये चाइना और रशिया को भी पसंद नहीं आएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे बेशक ईरान ही कर रहा हो, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, क्योंकि इस दौर में
यू कांट रिलाई ऑन पार्टनर्स जी, आपने रियलिटीज के साथ रहना होता है। जैसे अभी पाकिस्तान सफर कर रहा है अपनी अफगानिस्तान की पॉलिसी की वजह से, तो किधर है पार्टनर्स? यही चीज वहां पर लेकर चले जाएंगे तो देर आर लाइकली चांसेस के और स्टेक होल्डर्स बढ़ सकते हैं। मुझे तो फिर नेटो का भी खदशा लगता है कि वो भी किसी न किसी सूरत में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिन्होंने अभी तक अपने आप को वॉर से दूर रखा हुआ है, वो भी शामिल हो जाएगा। और जो एक ईरान के इस वक्त जो एक विक्टिम कार्ड कह लें, अभी तक थोड़ा सा काम कर रहा है कि जी उनको विक्टिम किया गया, उनको एक वॉर उनके ऊपर थोपी गई है, वॉर ऑफ चॉइस एस्टेब्लिश किया अमेरिका ने नेतन्याहू के ऊपर, और उनको जो नुकसान, वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर तो वो इट विल बी एन ऑल आउट। और फिर जब नॉन स्टेट एक्टर्स किसी वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है जी, फिर आग बढ़ती है, उसको इट टेक्स टाइम टू गेट डाउन टू दी मेन लाइन ना, वो वापस आते हुए फिर देर लगती है, तो वो फैलेगी जी, मुझे खतरा बिल्कुल उसका है। और फिर हु कैन अंडर, आई मीन बाकी भी तो ह्यूबरस माइंड्स हो सकते हैं ना। सऊदी अरेबिया लेट से कहता है जी मेरा प्राइड, मैंने डेटरेंस लेनी है, और अब इसी झगड़े से फायदा उठा के मैं ये हुसीज का 3-4 साल तो ये खामोश रहे, अब फिर अगर ये इफेक्टिव हो गए हैं तो इसका मतलब है कि ये जो मुझे पॉलिटिकल सोल्यूशन या जो और भी मैं जो सोल्यूशन यमन के कॉन्टेक्स्ट में करना चाहता हूं, या मैं अपने नेबरहुड में आग नहीं लगाना चाहता, तो दिस इज द टाइम टू वंस फॉर ऑल इसको एड्रेस करो। और वो फिर रिक्वेस्ट करेगा अमेरिका से, फिर इसराइल को भी कि थोड़ी सी लीवरेज बढ़ जाएगी। इवन सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जो अभी तक इसराइल के खिलाफ खड़ा है, सीरियसली खिलाफ खड़ा है, और एक्सपेंशन डिजाइन को भी जानता है, तो फिर उसी फार्मूले को एक्चुअली आप हेल्प कर रहे हैं जो यहाँ के लिए बनाया गया था कि इसराइल के साथ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को जोड़ा जाए। और फिर नेटो कंट्रीज भी आएंगे, और फिर सऊदी अरेबिया भी चाहेगा कि एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जाए टू रीगेन डेटरेंस एंड एड्रेस दिस इशू ऑफ हौजीज वंस फॉर ऑल। ठीक है। अच्छा सर, अब खित्ते के अंदर एक और जो मसला है वो है अमरीकी अड्डों का, और उनको ईरान बार बार निशाना भी बना रहा है। इस तरह की चीजें भी फ्लोट कर रही हैं इंटरनेट के ऊपर, आगे पीछे लोग डिस्कशंस भी कर रहे हैं कि अमरीकी अड्डे शायद वहां से खत्म कर दिए जाएं। इन ममालिक के अंदर पाकिस्तान दिफाई एतबार से अपना किरदार अदा कर सकता है, तो क्या पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है कि अगर पाकिस्तान को वहां पर जाके दीगर ममालिक के साथ भी कोई दिफाई मुआहदे करने हों तो वो हो सकते हैं? देखिए, इस वक्त तो बड़ा चैलेंजिंग होगा और बड़ा मुश्किल है। इसके अरब के कल्चर को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, वो इतने जल्दी अमेरिका से अलग नहीं होना चाहेंगे। यस, अप्रीहेंशन जरूर है, पाकिस्तान के लिए स्पेस भी क्रिएट हुई है, और क्योंकि पाकिस्तान अभी जैसे आपने खुद ही हमने एक एनालाइज किया और सामने लाए हैं कि एक ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पे खड़ा है, तो पाकिस्तान की जो सपोर्ट होगी स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में जिस भी मुल्क को अवेलेबल होगी, जैसा भी मुआहदा होगा, वो तो उस पर बाद में हम कमेंट्री करेंगे, उसके रिपरकशन जो भी इस मुआहदे में जाएगा, उनको एक सबसे बड़ी एडवांटेज होगी कि पाकिस्तान विल नॉट अटैच एनी काइंड ऑफ स्ट्रिंग विद देयर सपोर्ट। वो कोई कदगने या इस तरह की चीजें, आपको पता है हमारे भी मुआहदे हुए अमेरिका जैसे मुल्क से हुए, और फिर कभी बेड़ा नहीं आ रहा, कभी आप कहते हैं F-16 की जगह आप गंदम ले लें, तो एंड टाइम पे आपको बेट्रेल कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप में लोग इंटरेस्टेड हैं, ऑलरेडी एक ब्लॉक बन रहा है, उस तरफ डिस्कशंस बातचीत हो रही हैं, लेकिन मैं इतने जल्दी अमेरिकन आर्किटेक्चर को खत्म होते हुए नहीं देख रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, वी नीड टू असेस दी थ्रेट। क्या है थ्रेट? इसराइल का एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, ईरान का एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि ईरान को चाहिए कि जो रीजनल चेस बोर्ड है उस पर एक पार्टनर कोऑपरेशन मोड में जाए, कोऑपरेटिव मोड में जाए, पार्टनर के तौर पे जाए, न कि हेजमॉन या अपनी असेंडेंसी के मोड को अचीव करना चाहे पहले, और न ही बिल्कुल ही वन साइडेड बहुत नीचे चला जाए कि उसके अपने सिक्योरिटी के इतने खतरात उसको लाहक हो जाए कि उसके परसूट किसी और डोमेन में चले जाएं, which will be very dangerous for the region। ठीक है। अच्छा, वैसे सर अगर वहां पे पाकिस्तान का फुटप्रिंट मजीद बढ़ता है मिलिटरीली या दिफाई एतबार से, तो मेरे ख्याल में ईरान को भी शायद उसके ऊपर उतना एतराज नहीं होगा, वैसा एतराज नहीं होगा जिस किस्म का रिलेशनशिप हमारा उनके साथ है। देखिए, हर मुल्क अपने हर वक्त एक जैसे रिलेशनशिप नहीं रहते, अप्रीहेंशंस अगर हैं भी तो देखें ना, पास्ट में रिसेंट पास्ट में हमारी भी कुछ अप्रीहेंशंस थी, ईरान की भी पाकिस्तान से होंगी, सबकी होती हैं, लेकिन इस वक्त कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। अगर तो प्रिंसिपल जो सेट करेंगे आप, या जो कार्डिनल्स ऑफ दैट पैक्ट होंगे, अगर वो पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के लिए, तो फिर वो एक्सेप्टेबल होंगे ईरान को भी, और होने भी चाहिए। और ईरान को ये गारंटी भी होनी चाहिए कि पाकिस्तान कभी भी ईरान के खिलाफ किसी जंग में या इस तरह नहीं जाएगा until unless पाकिस्तान हैज बीन पुश्ड इनटू दिस। पाकिस्तान ने 40 साल स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। हम 2003 से इसी तालिबान का और इन्हीं का विक्टिम हो रहे हैं। 23 साल हमने स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई है, इतनी कुर्बानियां देने के बाद।
उसके बावजूद हमने पूरा चांस दिया। तो अभी जब नाक पुलों के ऊपर से पानी गुजरा है तो पाकिस्तान को फिर ये मिलिट्री ऑपरेशंस करने पड़े अगेंस्ट टीटीपी एंड टीटीए इन अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान के पास बड़ा स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, ईरान को भी उनकी सेंसिटिविटीज का पता होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जुड़ेगा तो पाकिस्तान ये नहीं कि ईरान को आइसोलेट करके या साइड पे निकाल देगा, उसको फिर जोड़ने की कोशिश करेगा थ्रू द डिप्लोमेटिक मनूवर।